तो दो चीजें आपके साथ होती है कि एक तो आपका सेल पर्टिकुलरली वो पीरियड के अंदर जीरो हो जाता है, या तो सेलिंग कम हो जाता है। जिस पीरियड में आग, समझता हूँ लॉजिक, जिस पीरियड में आग लगी है उस टाइम पे या तो आपका सेल कम हो जाता है, या तो क्या हो जाता है, आपका सेल होता ही नहीं। बराबर। तो जो कम सेल होता है उसको हम क्या नाम देंगे? सॉर्ट ऑफ सेल। क्या नाम देंगे? सॉर्ट ऑफ सेल। फर्स्ट इज क्लियर। आपको कोई पर्टिकुलरली पीरियड के अंदर आग लगने की वजह से, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाने की वजह से आपका सेलिंग कम हो जाएगा, उसको क्या नाम देंगे? सॉर्ट ऑफ सेल। और ये सॉर्ट ऑफ सेल होने की वजह से आप उसमें जो जीपी मिल रहा था वो आपको मिलना कम हो जाएगा। बराबर। वो जीपी आपको आज नहीं मिलेगा क्योंकि वो सेल ही नहीं हुआ है, तो आपको उसमें जीपी नहीं मिलेगा। बट हाँ, जितना सेल हुआ है उसमें तो आप जीपी ऑलरेडी कमा रहे हो, उसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोलोगे कि हमको पैसा दो। बराबर। बट जितना सेल आपने नहीं किया है, आप उतनी ही डिमांड करोगे इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई मुझे इसका प्रॉफिट दो। बात समझ में आ रही है? यानी आप 5 लाख का सेल हो रहा था लास्ट ईयर में, और अभी आपका सेल नहीं हो रहा है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या बोलोगे कि भाई इतना सेल नहीं हुआ, उस पर हमको जीपी दो। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ ये पॉइंट सबके माइंड में क्लियर है? यस और नो? आर यू गेटिंग मी फ्रेंड्स? बराबर। अच्छा, मैं एक अच्छे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ये भी पूरा केस देखना। ये है 2017-18। अभी 2021 नहीं लेते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सबका सेल डिस्टर्ब ही हुआ है, तो वो पीरियड से हम समझे भी नहीं। बराबर। 2017-18 के 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3 एंड ये Q4। भाई क्वार्टर यानी पता है ना धरवा? व्हाट इज क्वार्टर? 3 महीना सर। 3 महीना। वेरी गुड। ओके। Q1, Q2, Q3, Q4। मान लो ये टाइम पे सेल था Q1 में 10 लाख का था, यहाँ मेरा सेल है 12 लाख, यहाँ है 20 लाख। बराबर। और यहाँ मेरा सेल है 18 लाख। बराबर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने ये पूरे ईयर के सेल को क्वार्टरली डिवाइड क्यों किया? तो उसका रीजन ये है कि मेरा बिजनेस, समझना बेटा, मेरा बिजनेस सीजनल भी हो सकता है। कि देखा आपने, मार्क किया कि Q3 के अंदर मैंने सेल्स ज्यादा लिखा है। कई लोग सीजनल बिजनेस ही करते हैं कि भाई Q3 हो, Q2 उनका क्वार्टर फिक्स होता है कि भाई ये क्वार्टर के अंदर हम कमा लेंगे, बाकी के क्वार्टर के अंदर वो लोग सिर्फ अपने फिक्स कॉस्ट कवर करते हैं। माय राइट? बराबर है। तो ये Q3 के अंदर उनका सेल पहुंचा है 20 लाख का। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अभी मान लो कि शायद ये पीरियड के अंदर कुछ अनहोनी हो गई। बराबर। ये पीरियड के अंदर फायर हो गया। बराबर। अभी समझना कि सर, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो Q1 में मेरा सेल है 12 लाख, ये साल के अंदर। Q2 के अंदर मेरा सेल है 14 लाख। बराबर। Q3 की फिगर मेरे पास नहीं है क्योंकि फायर लगी है, बट Q4 की फिगर मेरे पास है, एंड दैट इज 21.6 लाख। तो मुझे Q3 की आप मुझे फिगर ढूंढ के बताओ कि क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। ये पूरा देख के ये 14.4 लाख है। ओके। ये पूरा एनालिसिस करके आपको क्या लगता है Q3 की फिगर कितनी आनी चाहिए? चलो, कैन एनी वन टेल मी? यस, ये पूरा देख के आपको क्या लग रहा है? यस, कितनी आनी चाहिए? ऐसे आप एनालिसिस करने बैठो, सिंपली मैसेज में लिखो, कोई बात नहीं, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ।
यस, शुभम इज करेक्ट, धैर्य इज करेक्ट, दोनों करेक्ट। अच्छा, 24 लाख, धैर्य कैन यू अनम्यूट, सॉरी शुभम कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाउ डिड यू फाइंड आउट फिगर 24 लाख? अनम्यूट योरसेल्फ। भाई आप सब अनम्यूट करना भूल जाते हो और सीधे चालू हो जाते हो। यस सर वो 10 10 लाख में और 20% इंक्रीज किया है तो 12 लाख आया क्वार्टर 1 में। हम्म इस इ, इसी तरह मैंने क्वार्टर 3 में 20% ऐड किया और बराबर। फायर वाला क्वार्टर ओके, में मिल गया। वेरी गुड। तो शुभम यू आर 100% करेक्ट। शुभम का ये मानना है कि सर देखो, हम यहाँ चेक करते हैं तो ये 10 लाख के कितने पहुंच गए, 12 लाख। तो ये 12 लाख के 14 4 लाख, यानी कहीं पे हर जगह मैं देखता हूँ तो 20% इंक्रीज मुझे मिल रहा है सेल्स का, बराबर। तो ऑब्वियसली इट इज बीइंग टू बी अज्यूम कि ये क्वार्टर 3 के अंदर सेल है ना 24 लाख होगा, बिकॉज लास्ट ईयर यही क्वार्टर के अंदर मैंने 20 लाख कमाया था, तो ये क्वार्टर के अंदर मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मैं 24 लाख कमाऊंगा। एनालिसिस किस पे किया? तो सर पहले 2 क्वार्टर के अंदर मुझे पता चल गया था। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, ओके। बट सर मैंने पूरे साल का एनालिसिस करके परसेंटेज क्यों नहीं निकाले? तो उसके रीजन है कि अगर मेरा बिजनेस सीजनल है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे सीजन वाइज एनालिसिस करके देखे। हर्ष, दिस इज लास्ट टाइम यू आर डिस्टर्बिंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द स्टूडेंट। हर्ष नवापरा, बराबर। आई डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर लाफिंग हियर, दिस इज वेरी सीरियस कंसेप्ट गोइंग ऑन एंड यू आर कंटिन्यूसली लाफिंग, बराबर। So this would not happen again. Harsh, are you there? Yes. Okay. भाई ध्यान रखो भाई, ये चीज खुद पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा। मैं चाहता तो मैं तो पूरा पूरा ऐसे ही लिखवा देता कि इसमें इतने स्टेप याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बराबर। अभी वीडियो बंद करके हंसने की जरूरत नहीं है हर्ष, अपना आपका वीडियो ऑन ही होना चाहिए, बराबर। ओके, तो ये 20 से लेके 24 लाख का लॉजिक आपको पता चला कि सर एवरी ईयर 20% हमको ग्रॉस पीरियड में, ग्रॉस प्रॉफिट में हमारा इंक्रीमेंट, सॉरी ग्रॉस सेल में हमारा इंक्रीमेंट होता है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि सर जब इंश्योरेंस कंपनी को हम बताएंगे कि क्वार्टर 3 का हमारा सेल कितना अज्यूम करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या सेल्स बताएगी कि भाई आपका सेल्स, भले आपके पास बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट लास्ट ईयर के डेटा का एनालिसिस करके हमको पता चल रहा है कि ये टाइम के अंदर आपका 24 लाख का सेल होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो मैसेज में, बराबर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, यस और नो के 24 लाख लिया क्यों? ओके, ओके। नाउ जी, गोइंग अहेड, उसके बाद मैं ऐसा बता रहा हूँ कि सर मुझे इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट मुझे देगी, बराबर। तो आपको लिए जीपी रेशियो क्या है? जीपी अपॉन सेल, बराबर। ओके, बट सर देर आर सम अदर एक्सपेंस दैट आई वांट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जनरल केस के अंदर क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी, आप हर एक में देखना इंश्योरेंस के सारे सम के अंदर आपने जीपी रेशियो, बराबर। अच्छा मुझे ये बताओ, ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। और देखो पूरे दिल से पढ़ा रहा हूँ, अब पूरे दिल से पढ़ना। यहाँ आपका आता है जीपी, बराबर। जो जीपी आता है वो आप पीएनएल के अंदर ले जाते हो, एंड हियर जीपी इज ट्रांसफर, बराबर। यहाँ आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालते हो एंड यू आर एबल टू फाइंड आउट एनपी, बराबर। तो जनरल केस के अंदर आपका जीपी रेशियो बनता है जीपी प्लस, सॉरी जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। यस सर, आपने सारे के सारे स्टॉक वाले सब में ये किया कि सर हम जीपी इस तरह से ढूंढना। बट मैं आपको, मान लो ये 100 रुपया है, 100 नहीं, यहाँ 1000 है, मान लो ये 1000 रुपीज है, जीपी इज 1000 रुपीज, और मैं बोलूँ कि 400 रुपीज इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, योर एनपी इज 600 और एंड योर सेल्स इज 6000। अगर आप अपनी तरीके से जीपी ढूंढते तो आप क्या करते हैं? 1000 डिवाइड बाय 6000 करते,
यस और इंटू 100 करते हैं, मैं राइट, आप इसी तरह से करते हैं। अच्छा, बट मैं दूसरा तरीका सिखाऊँ आपको, तो उसमें क्या करते हो, एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। तो कहना ही से इसका भी मीनिंग तो सेम ही हुआ ना, एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस करो, चलो मैं एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस करता हूँ, बराबर। ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ एनपी एनपी कितना है 600 प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 400 डिवाइड बाय, अगर मैं 6000 इंटू 100 करता तो भी मीनिंग तो सेम ही रहता ना, 1000 डिवाइड बाय 6000 ही आता ना। आप कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से करो या इनडायरेक्ट मेथड से तो आंसर सेम आता है। उसी तरह से मैंने दूसरा फॉर्मूला यूज किया कि एनपी प्लस ये थे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर उसको ऐड करता तो भी मेरा आंसर सेम आता। यस और नो। तो आज आपको क्वेश्चन के अंदर एनपी और दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हो तो आप घबराओगे नहीं। आपके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एनपी प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। आई होप यू आर गेटिंग, बराबर। ओके, बट यहाँ मुझे इंश्योरेंस कंपनी ये बोलती है, ये क्वेश्चन को थोड़ा और आगे ले जाता है कि सर यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दो टाइप के एक्सपेंसेस, थोड़े बहुत से फिक्स और थोड़े बहुत से नॉन फिक्स, बराबर, जो वेरिएबल नेचर के थे। फिक्स थे 100, नॉन फिक्स थे 300। चलो मैं अच्छी तरीके से ये पूरी की पूरी चीज लिखता हूँ। एक मिनट, इन शॉर्ट मैंने ऐसा बताया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा, बराबर, जिसके अंदर आपने सेल्स लिखा था 6000, आपने जीपी लिखा था 1000, आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, ये जीपी यहाँ ट्रांसफर हुआ 1000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बराबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो पार्ट में हुआ, एक हुआ वेरिएबल, दूसरा हुआ फिक्स। मान लो फिक्स एक्सपेंस है 100, वेरिएबल है 300 और उसके बाद आपको एनपी मिल रहा है 600, बराबर। ये सिचुएशन है। अभी मैं आपको बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बराबर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिक्स एक्सपेंस पीएनएल के अंदर जो होते हैं उसके एक आध एग्जांपल मुझे बताओगे? यस, कैन एनीवन टेल मी फिक्स एक्सपेंस के एग्जांपल? यस, रिपल रामी, कैन यू टेल मी? Yes, Ripple Rami, can you tell me the example of the fixed variable expense? Salary and rent. Yes, very good. रेंट। Okay. अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि जब मान लो ये आपका गोडाउन है, वेयरहाउस है, इसके अंदर ये रही आग लग गई, बराबर। अभी मुझे ये बताओ कि इसका रेंट अगर फायर होता है तो स्टॉप होने वाला है कि नहीं? नहीं होने वाला है, ऑब्वियस ना। जिसका वेयरहाउस है वो तो क्या बोलेगा कि मुझे कुछ भी हो जाए भाई, फायर लगे या कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट माई रेंट। यस और नो, ये चीज से आप सहमत हो? आर यू एग्री विद दिस टर्म? सर, even if the case of fire, the businessman is obliged to pay the amount of rent. I hope you guys are getting this. Okay, तो सर ये रेंट एक्सपेंस कंपलसरी है। तो अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं क्या बोलता कि देखो, मुझे पूरा पूरा जीपी तो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी वेरिएबल एक्सपेंस उसमें होता है तो थोड़ी देगी। आप एक चीज समझो कि आपके गोडाउन में आग लग गई है, आप नेट प्रॉफिट कुछ कमा रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको नेट प्रॉफिट ही देने वाली है, नहीं कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जो स्टॉक वाले सम थे उसके अंदर हमको यहाँ से स्टॉक मिल रहा है। और मैंने डायरेक्टली एनपी रेशियो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं एनपी रेशियो लिखता तो ये पॉइंट मैं नहीं समझा पाता, बराबर। आज आपके गोडाउन में आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ये 101% देगी कि भाई नेट प्रॉफिट के लिए तो हम ऑब्लाइज है कि आपको 101% 600 रुपीज देंगे।
बट यहाँ केस आता है कि सर व्हाट अबाउट दिस ऑल एक्सपेंस, क्योंकि जब फायर लगेगा तब चलो मैं वेरिएबल कॉस्ट को तो सेव कर पाऊंगा। लास्ट ईयर के मैंने कंसिडर किए तो 300 थे, तो ऑब्वियसली कि वेरिएबल कॉस्ट तो मैं जब बिजनेस करता हूँ तभी इंकर होता है। आज मेरा बिजनेस 3-4 महीने के लिए बंद है, तो मेरा काम क्या बनता है इंश्योरेंस कंपनी से कि मैं वेरिएबल कॉस्ट का क्लेम नहीं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं करूंगा वेरिएबल कॉस्ट का क्लेम तो भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ अमाउंट नहीं देगी, क्योंकि बिजनेस है ही नहीं, तो मैं कहाँ से क्लेम कर सकता हूँ, ये एक्सपेंस ही मेरा नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है कि अगर मेरा एक्सपेंस ही नहीं होगा तो हाउ कैन आई क्लेम दिस अमाउंट, यस और नो? यस और नो बेटा, पता चल रहा है? तो आप बोलोगे तो सर इंश्योरेंस कंपनी से हम डिमांड क्या करें? इंश्योरेंस कंपनी से ये 600 रुपीज की आप डिमांड कर सकते हैं, बराबर। प्लस सर इंश्योरेंस कंपनी ये मैटर पे तो एग्री होगी कि भले आपका बिजनेस नहीं है, इवन दो आप फिक्स कॉस्ट तो कुछ बेयर कर रहे हो जो आपको अपने पॉकेट में से देनी पड़ेगी। अगर आग लग जाती है फिर भी आपको ये जो फिक्स कॉस्ट है वो अपने पॉकेट में से देने पड़ेगी, यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? तो आप बीइंग बिजनेसमैन आप क्या क्या चीजें डिमांड करोगे कि सर एक मैं डिमांड करूंगा नेट प्रॉफिट, और शायद सर ऐसा चांसेस है कि मैं इंश्योरेंस ये फिक्स कॉस्ट का भी ले लूं। देखो आपने प्रीमियम पे किया होगा तो ही फिक्स कॉस्ट की अमाउंट मिलेगी, इसमें भी अलग टाइप की पॉलिसी हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट ही आपको मिले, बराबर है। बट इफ यू वांट द मनी ऑफ द फिक्स कॉस्ट, जैसे रेंट है, सैलरी है, अदर ऑफिस एक्सपेंस जो फिक्स नेचर के हैं, अगर वो आपको अपने पॉकेट से नहीं देना है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी, बट सब्जेक्ट टू आपने वो अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है तो। ये चीज पता चली आपको, यस और नो? आर यू गेटिंग मी बेटा? सबको पता चल रहा है जो मैं समझाने जा रहा हूँ? तो यहाँ ये केस के अंदर मान लो कि मैंने सारे के सारे फिक्स कॉस्ट का प्रीमियम पे किया है, तो कहना ही से इंश्योरेंस कंपनी 600 प्लस 100 का मुझे क्लेम देगी, यस और नो? उसको बेस बनाने देगी, यस और नो? पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? समझ में आ रहा है? यस और नो मैसेज करो मुझे। मैं चाहता तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखवा देता, बट आपको ये मैटर समझानी जरूरी थी कि क्यों सर हम फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं, बराबर। ओके, सो मुझे सबके रिप्लाई मिल रहा है, यू ऑल आर गेटिंग मी इन अ प्रॉपर वे। नाउ सी कि सर यहाँ क्या, तो मुझे तो इतना पता है कि सर मैं क्या करूँगा, 600 प्लस 100 डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100 को बेस बनाऊंगा। ये लास्ट ईयर की फिगर थी, बराबर। इसको बेस बनाऊंगा मेरे रेशियो एनालिसिस के अंदर, यानी जितना सेल्स होगा उसको ये परसेंटेज से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। जितना सेल यानी शॉर्ट ऑफ सेल मैं जितना करूंगा, मान लो कि अगर मैं क्वार्टर 1 की एक सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊं कि लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 के अंदर मान लो 50,000 का सेल हुआ था, बराबर। और मेरा ट्रेंड बता रहा है कि मेरा हर साल 20% से सेल बढ़ रहा है, तो करंट ईयर के क्वार्टर 3 के अंदर मैंने क्या अज्यूम किया, मेरा सेल कितना होना चाहिए था, 60,000, बराबर। जो आप ये नहीं कर पाए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से 60,000 की डिमांड नहीं करोगे, आप ये 60,000 पे अपना प्रॉफिट रेशियो निकालोगे और डिमांड करो कि ये प्रॉफिट हमको दो। आई होप यू आर गेटिंग। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो सर ये रेट से करना है। समझ में आ रहा है? हमको मल्टीप्लाई ये रेट से करना है। जस्ट एग्जांपल बता, मान लो ये रेट अभी जो भी आया मुझे पता नहीं है, मान लो ये रेट आ रहा है 15%, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड क्या करोगे, भाई मुझे 60,000 के 15% दो। आई होप यू आर गेटिंग मी। आई ये फिगर तो मैंने ऐसे ही लिखी, कुछ ज्यादा ही होगी क्योंकि तो हमने एक क्वार्टर की 50,000 लिखी, बराबर। बट मेरा कहने का मीनिंग ये है कि ये रेट आप निकालने का लॉजिक क्या, कि जितना आप सेल्स नहीं कर पा रहे हो, आप सेल्स कितना नहीं कर पा रहे हो, 60,000, उसके ये प्रॉफिट शेयरिंग में आप इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड करोगे। यहाँ मेरा समझाने का ये 100 रुपए ऐड करने का लॉजिक क्या था, कि आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलोगे कि भाई मुझे 600 का तो प्रॉफिट का नुकसान है,
प्लस मुझे ये वेरिएबल कॉस्ट भी अपने पॉकेट से पे करने पड़ रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे ये सॉरी ये फिक्स कॉस्ट मुझे अपने पॉकेट से पे करने पड़ रहे हैं, प्लीज आप मुझे फिक्स कॉस्ट भी वापस। आई होप यू आर गेटिंग मी, यानी आपने दो चीज की डिमांड की, नेट प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। आज से ये चैप्टर के अंदर आप फिक्स कॉस्ट को नाम दोगे स्टैंडिंग चार्जेस। आज से ये चैप्टर में आप फिक्स कॉस्ट को नाम क्या दोगे, स्टैंडिंग चार्जेस। समझ में आ रहा है? उसका सिमिलर मीनिंग है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस यानी क्या, आपका सेल हो या ना हो ये कॉस्ट तो आपको बेयर करने पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा अगर क्वेश्चन आता कि सर ये पूरी के पूरा पीएनएल सेम है हमारा, बट ये फिक्स कॉस्ट जो है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं 100 के 100 रुपए का क्लेम नहीं लेता। मैंने बोला कि भाई मुझे फिक्स कॉस्ट के 60% का ही क्लेम चाहिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, 600 प्लस 60 डिवाइड बाई 6000 इंटू 100। क्यों 600 प्लस 60 किया? ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मैंने फिक्स कॉस्ट के 101% मुझे तो चाहिए सारे के सारे अमाउंट वापस, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं ऐसा भी डिमांड कर सकता हूँ ना, तो प्रॉफिट मुझे पूरा का पूरा दे दो, प्लस मुझे है ना फिक्स कॉस्ट के सिर्फ 60% दो, क्योंकि मैंने प्रीमियम ही 60% का पे किया। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो उसको आप नाम क्या दोगे, देखो फिक्स कॉस्ट का नाम क्या होता है, स्टैंडिंग चार्जेस। बट जो फिक्स कॉस्ट पे आपने इंश्योरेंस लिया है उसको आप नाम क्या दोगे, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। उसको आप नाम क्या दोगे, इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस। तो कहना से आपका जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, या तो टर्नओवर बोलो, इनटू 100। ये जो रेट आए जिसको प्रॉफिट रेट बोलते हैं उसको करंट ईयर के सॉर्ट ऑफ सेल, यानी जितना सेल्स आप नहीं कर पाए उससे मल्टीप्लाई करो, बराबर। और ये दोनों, ये जो अमाउंट मिलेगी उसकी आप डिमांड करोगे इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई करंट ईयर का ये सेल्स मुझे इतने परसेंटेज करके वापस दो, क्योंकि ये साल आग लगने की वजह से मुझे ये सेल्स नहीं मिल रहा है, और इस ये सेल्स नहीं मिलने की वजह से मेरा नेट प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट के साथ साथ मेरे जो स्टैंडिंग चार्जेस है, जो मेरा कुछ सेल भी नहीं है फिर भी मैं पे कर रहा हूँ, वो भी मुझे वापस चाहिए। आप इतनी चीजें डिमांड करोगे इंश्योरेंस कंपनी से। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ तक किसी को पूछना है तो बताओ, सीरियसली बहुत दिल से जा रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, कोई भी डाउट हो, कोई भी लॉजिक ना पता चले तो मुझे बताओ। यस, स्टिल यू हैव चांस, यू कैन आस्क मी। यस यस, एनी डाउट प्लीज आस्क मी। किसी को भी डाउट हो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आप ऐसा हो तो 2 मिनट ले लो, एंड मैंने जो भी पढ़ाया है आप बोलते हो तो मैं जूम को ये कर देता हूँ। चलो, यहाँ भले लिखा है कुछ कम पता चलेगा हैंडराइटिंग की वजह से, तो कोई भी जगह आपका लॉजिक नहीं जा रहा है तो मुझे पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा आपको स्टेप्स लिखवाने वाला हूँ। बट स्टेप्स अभी आप लिखोगे ना तो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि सर ने ये सारी की सारी चीजों के पीछे का लॉजिक समझा है। देखो, मुझे जब तक मैं लॉजिक नहीं समझाता ना तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो आपको जहाँ जहाँ भी लॉजिक ना पता चले यू कैन आस्क मी। यस, कार्तिक पता चल रहा है, वनी, धर्म, हर्ष, शुभम, रिपल, दृष्टि, शुभम, पर्व, युक्ता, हेमा, देवर्षि, सबको पता चल रहा है भाई। विधि, सब वीडियो ऑन रखो प्लीज। मुझे अकेले अकेले बोल रहा हूँ ऐसा लगता है कई बार, तो मेक योर वीडियो ऑन ऑलवेज। यस, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ओके, आर यू गेटिंग मी, उसका रिप्लाई कर दो। चलो, तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन आ जाए कि अब समझ में आ रहा है, बराबर। ठीक है,
अगर कोई भी चीज दिल से करते हो ना तो सीरियसली एक इनर सेटिस्फेक्शन आ जाता है। आज मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा देता ना तो मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे जो भी अमाउंट पढ़ाने की मिलती है उसका मैंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। बराबर। भले ये चैप्टर हर एक फैकल्टी बहुत बार पढ़ा थी, बट जनरली अगर आपके डाउट की आई मीन के जो चीज क्लियर करनी होती है वो ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी का ट्राई रहता है कि आपको हर एक चीज इसमें क्लियर करें। बराबर। लोग, कई स्टूडेंट्स जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो लोग ये 6 चीजों का रट्टा लगा लेते हैं। बराबर। बट ट्राई करो कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स में ज्यादा हो तो आपको ज्यादा जो भी डाउट हो वो पूछ पाए। बराबर। अभी भी एक चीज जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं सारा का सारा पूरे क्वार्टर में सेल ही नहीं करूंगा या तो बिजनेस डिस्टर्बेंस के पीरियड में मैं सेल ही नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। ऐसा होगा कि सर मुझे सेल में लास्ट ईयर कर रहा था यही टाइम पे मैं सेल कर रहा था 5 लाख 50,000 सॉरी 50,000 में ये क्वार्टर में सेल कर रहा था। मैंने अज्यूम किया था कि मेरा सेल्स बढ़ेगा 20% से, यानी 60,000 का मेरे को सेल करना चाहिए था। बट ऐसा भी हो सकता है ना धर्म कि ये साल भले बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, भले आग लग गई है, जो भी है, बट मेरे पास थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा है जिसको मैं ये 3 महीने के अंदर सेल करूँ। या सर मैं टोटली ऐसा थोड़ी करूँगा कि मैं कुछ भी सेल नहीं करूँगा, मैं कुछ ना कुछ तो सेल करूँगा। यस सर। ओके। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि लास्ट ईयर एक क्वार्टर 3 के अंदर मान लो 50,000 का शेयर था, ये लास्ट ईयर सेल। बराबर। और करंट ईयर के अंदर क्वार्टर 3 के अंदर 60,000 का सेल आपने अज्यूम किया था 20% इंक्रीमेंट के रेट, और उसमें आपने जीपी से मल्टीप्लाई किया। बराबर। तो बेटा जीपी से मल्टीप्लाई सॉरी ये रेशियो से मल्टीप्लाई किया। मान लो वो रेशियो अभी हमने ढूंढा तो मान लो कि वो 5% रेशियो आया, तो आप जनरल केस के अंदर 3,000 रुपीज की डिमांड करते हैं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपने 60,000 भले अज्यूम किया, उसमें से 1 रुपया भी सेल नहीं किया यार, गलत मत बोलो। आपने कुछ ना कुछ तो सेल किया होगा यार, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो आप सेल कर पाए होगे। यस ऑफर। समझ में आ रहा है कि टोटली आप बिजनेस बंद करके बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपने कुछ ना कुछ तो सेल किया होगा ना। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि भाई हम 60,000 पे 5% नहीं देंगे आपको। आपने अज्यूम किया था कि आप 60,000 सेल कर पाओगे, बट आपने एक्चुअल सेल कुछ भी करके आपने ये पीरियड के अंदर सेल किया होगा मान लो 5,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए का तो मैं इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि आपने जो सेल किया उस पर हम कोई जीपी नहीं देने वाले भाई। आपको 55,000 के 5%, बराबर 55,000 के 5% हम आपको देने के लिए रेडी है, दैट इज 2,750। यस और तो ये चीज मैं क्यों लेस करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास से दो दो जगह से बेनिफिट नहीं ले सकता हूँ। एक तो मैं 60,000 के 5% उनको उनसे डिमांड करूंगा, और 5,000 में से मैं एक्चुअल प्रॉफिट 5,000 पे 5% कमाए हो गए, तो एक्चुअली तो मैं 65,000 का डिमांड कर रहा हूँ, जो गलत है। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि आप दोनों साइड से बेनिफिट नहीं ले सकते। आपने जो एक्चुअल सेल्स किया है उसका सारा का सारा क्लेम हम आपको नहीं देंगे। बट आपने अज्यूम किया है 60, आपने एक्चुअल सेल किया है 5,000, तो आपको हम 55,000 के 5% देना बनता है। हम आपको 55,000 के 5% देने के लिए रेडी। आई होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ तक किसी को डाउट है? यस। तो ये लेस किया कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, बट आपको डाइजेस्ट हुआ कि क्यों ये लेस किया। आई होप यू आर गेटिंग इट। सबका साथ सबका विकास हो रहा है भाई। डन है। ओके। जस्ट मैसेज मी, आर यू गेटिंग मी कि सर ये एक्चुअल सेल्स क्यों लेस किया, उसके पीछे का रीजन सबको पता चल रहा है भाई। बराबर।
यार ये वीडियो ऑफ करके मत बैठो, अभी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अभी जिसका वीडियो ऑफ होगा आई विल डायरेक्टली रिमूव दैट पर्सन, बराबर। सोते सोते लेक्चर अटेंड मत करो। हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सब अपने अभी जिसका वीडियो ऑफ देखेगा ना, बराबर, उसको मैं सीरियसली रिमूव कर लूंगा, चालू मीटिंग में से रिमूव कर लूंगा। और जूम में आपको पता है कि रिमूव करने के बाद वही की वही मीटिंग में रिज्वाइन होने का ऑप्शन नहीं है, आपको नेक्स्ट मीटिंग तक वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे मीटिंग एंड करके फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जूम में यही है, एक बार रिमूव जो हो जाता है वो फिर से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो पाता, बिकॉज जूम उसको ब्लॉक मानती है, बराबर। ओके, तो मेक योर वीडियो ऑन, देन वी विल पर्व, नील, देव, निखिल, ये सबको स्पेशल इनविटेशन देना पड़ता है, नहीं कि अब ऐसे महान विभूति की तरह से सब वीडियो ऑन करो। युक्ता, पार्थ, देवर्षि, दृष्टि, किसी का डाउट आया कि सर फिर से एक्सप्लेन करो, मैं फिर से देखो, अभी मैं बोलूँ उसी टाइम पे वीडियो ऑन नहीं रखना है, फिर ऑन नहीं रखने का है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अच्छा रस्टी, एग्जैक्टली क्या पॉइंट, कौन से पॉइंट में फिर से समझो, आपने बताया फिर से समझो, बट मुझे पॉइंट बता दो तो वो पॉइंट ही मैं बताऊँ सीधा। यस, कौन सा पॉइंट बताओ, कैन यू मैसेज मी कि मैं कौन सा पॉइंट फिर से समझाऊँ। डिडक्ट किया वो, अच्छा ओके। ट्रस्ट एक चीज बताओ, मैंने अज्यूम किया था कि मैं ये साल 60,000 का सेल करूंगा, बराबर। ओके, अभी आप अगर 60,000 का सेल करते और इंश्योरेंस कंपनी को बोलते कि मुझे 60,000 के 5% दो, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने आपको 3,000 देगी, बराबर। और मैंने क्या किया कि अपने पास जो स्टॉक था ना वो 5,000 का सेल किया और उसमें भी 5% कमाया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया 3250। बट आप मुझे बताओ क्या पैथिकली करेक्ट नहीं हो, क्योंकि आपने 60,000 का जो सेल किया, सेल करने वाले थे उसमें ये 5,000 थे, फिर भी आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोला कि भाई मुझे 60,000 के 5% दो, और आपने चुपके से ये 5,000 को भी सेल किया और इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं, तो कहने से ये गलत चीज हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि भाई हम आपको प्रॉफिट देने के लिए रेडी है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 दे, उसमें से बोला कि देखो 5,000 के तो आपने प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर दिया, 5,000 के सेल पे प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर दिया, तो हम आपको 55,000 के 5% देना चाहते हैं। अभी पता चला, यस दैट वुड बी 2250, ये लॉजिक पता चला। यस और नो, कीर्तन पता चल रहा है, यस सबको पता चल रहा है, यस और नो, देवर्स भी पता चल रहा है, यस ओके, आर यू गेटिंग मी, डन है, सब अपना वीडियो ऑन रखो, यस खाली 2 लोगों का वीडियो ऑन नहीं, बाकी सबके वीडियो ऑन। अच्छा, अभी मैं एक और चीज बताऊं कि इंश्योरेंस कंपनी अगर अपना बेनिफिट देखने के लिए हमारे से 5,000 डिडक्ट करवाती है, तो मैं भी अपना बेनिफिट देखूंगा। मैं बोलूंगा इंश्योरेंस कंपनी को कि भाई ये 5,000 का सेल करने के लिए, समझना, 5,000 का सेल करके भले मैंने आपके 5% का सेविंग किया, क्योंकि देखो हम 5,000 का क्लेम उनके पास नहीं सकता है। 5,000 का सेल करके हम क्या बोल रहे हैं कि भाई 60,000 में से 5,000 लेस करके आपके पास 55,000 का क्लेम कर रहे हैं। बट मैं इंश्योरेंस कंपनी को एक चीज बताऊंगा, भाई इंश्योरेंस कंपनी के अगर हम 5,000 पे 5% आपकी बचत कर रहे हैं, अगर मैं ये सेल नहीं करता तो मैं आपके पास से 60,000 ही ले सकता था ना, यस और नो? समझ में आ रहा है? अगर मैं ये सेल नहीं करता तो मैं आपके पास तो 60,000 की डिमांड करने वाला था, बट मैंने
ऑनेस्टली 5000 का सेल किया, जिसकी वजह से 5000 के 5% की आपकी बचत हुई। यस और नो? यस और नो? इंश्योरेंस कंपनी को जो 2500 देने थे उसकी जगह वो अभी 2250 क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने 5000 अपने हिसाब से सेल किया है, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो रहा है। कितने रुपीस का? 250 रुपीज का। यहाँ तक क्लियर है? तो सर जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलूंगा कि ये 5000 का सेल करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा 100 रुपए का खर्चा भी किया था, उसका क्या? तो इंश्योरेंस कंपनी, समझो मैंने एडिशनल एक्सपेंस किया। मैंने क्या बोला कि आपके 250 के बेनिफिट के लिए, समझना, मैंने खुद 100 रुपए का खर्चा किया, तो मुझे तो एक्चुअली 150 का ही बेनिफिट हुआ। यस बोल रहा हूँ? आपके 5000 के 5% बचाने के लिए मैंने खुद एडिशनल एक्सपेंस किया। कितने रुपीस का? 100 रुपीज का। तो ये 100 रुपीज तो अगर मैं चाहता तो मैं तो सेल ही नहीं करता और मैं तो शांति से बैठा हुआ रहता। बट मैंने आपका सोचा। अभी आप क्या सोचोगे? मेरा सोचोगे? यस और नो? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं 5000 का एडिशनल सेल नहीं करता तो आपको 250 रुपीज बेयर करने पड़ते। बट मैंने अपनी ऑनेस्टी दिखाई है। मैंने 5000 का सेल करके 250 कमाया है, जो आपका सेविंग हो गया। बट सर, ये आग लगने की वजह से ये 5000 का स्टॉक मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा, उसका मुझे रुपया थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है, दैट इज 100 रुपीज। वो तो मुझे कौन देगा? आप समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने भले इंश्योरेंस कंपनी का 250 बचाया, बट वो बचाने के पीछे आपके भी 100 रुपए गए। हर्ष, पता चल रहा है? समझ में आ रहा है लॉजिक कितना क्लियर है? तो सर, वो पैसे का क्या? मुझे तो वो पैसा भी चाहिए, बराबर। एंड इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट डिनाई, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या सोच रही है कि भाई इसको 100 रुपए दे दूं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी वजह से उसको 250 का बेनिफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है कि 250 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी का भले सेविंग हो रहा है, बट वो क्या बोलेगी कि यार तूने ऑनेस्टी दिखाई है, तूने भले 100 रुपए का खर्चा करके मेरा 250 बचाया, तो मेरा तो फर्ज बनता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे ये 100 रुपए वापिस दे दूं। यस और आई होप यू आर गेटिंग। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? तो उसका कैलकुलेशन क्या करेंगे? बट कई बार क्या होता है कि ये 250 बचाने के लिए, 250 रुपीज का सेलिंग करने के लिए, मैंने अगर 1000 रुपए, 250 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए मैंने अगर 1000 रुपए का एक्सपेंस कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी पागल नहीं है? वो आपको 250 रुपीज ही देगी। वो क्या बोलेगी कि भाई तूने हमारे 250 बचाए तो तुझे 250 ही मिलेगा, भले तू 1000 रुपए का एक्सपेंस करके जो भी कर। आई होप यू आर गेटिंग। फिर से बता रहा हूँ कि कई लोग क्या करेंगे कि सर 250 रुपीज हमने इंश्योरेंस कंपनी के बचाए, 5000 इंटू 5% करके हमने सर उनके 250 रुपीज बचाए। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 250 बचाने के लिए अगर आपने 1000 रुपए का खर्चा किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी आपको? वो पागल है इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको 250 के सेविंग के लिए 1000 रुपए दे दे? नहीं ना। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि भाई तुझे मैक्सिमम तूने जितना सेविंग किया है ना, उतना ही पैसे हम देंगे। आई होप यू आर गेटिंग। यस और नो? तो एक फॉर्मूला उससे क्रिएट होता है, और वो फॉर्मूला क्या है? एडिशनल एक्सपेंस भी इंश्योरेंस कंपनी देगी, और वो क्या है? एडिशनल एक्सपेंस इक्वल टू सेल्स इंटू जीपी, यानी एडिशनल सेल्स इंटू जीपी, ये जो पीरियड के अंदर आपने सेल किया इंटू जीपी रेशियो, और एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर। यानी अगर 250 और 100 है तो 100 का क्लेम मिलेगा, अगर 250 और 1000 है तो इंश्योरेंस कंपनी 250 का क्लेम मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग। यस और सबको पता चल रहा है? यस, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। यस और सबको पता चल रहा है भाई? डन है? कहाँ गया मेरा वीडियो? यस, पता चल रहा है।
किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था। हाँ, इसमें और एक पॉइंट है बट वो सम के टाइम करोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रह जाओ। बट यहाँ सारे के सारे लॉजिक आपके क्लियर हो रहे हैं। इससे ज्यादा ये चैप्टर में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग? सब मुझे रिप्लाई दो, आर यू गेटिंग? यस, आई एम डन है। ये बीकॉम के अंदर भी आपका चैप्टर आ गया था, बट बीकॉम के अंदर आपने पता नहीं ये पोर्शन किया हो या नहीं किया हो, बराबर? ठीक है फ्रेंड, तो यू ऑल आर गेटिंग मी। तो अभी जो मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूँ, देखो अभी मैंने लॉजिक समझा दिया है, फिर भी सम आएगा तब मैं फिर से जाऊंगा। फिर हमारे सिर्फ स्टेप वाइज हमारे कैलकुलेशन हो गए। मैंने करीबन अपने 10:05 को शायद चालू किया होगा। इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock। 55 मिनट्स मैंने सिर्फ आपके दिमाग के अंदर लॉजिक लगाने के लिए रखा, और अभी मैं आपको उसके फॉर्मूलास लिखवा रहा हूँ, स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। टोटल 7 स्टेप होने वाले, 7 स्टेप्स। उसके अंदर आपका आंसर आएगा। हर एक स्टेप का लॉजिक मैं अभी तो मैं वही लिखवा रहा हूँ स्टेप्स, बट जब सम चलाऊंगा तब फिर से एक बार मैं आपको लॉजिक के साथ एक सम चलाऊंगा। फिर उसके बाद वाले सम में सिर्फ और सिर्फ हम स्टेप वाइज आएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर 10 मिनट के अंदर भी ये सम कंप्लीट हो सकता है, जिसके 10 मार्क आपको मिल सकते हैं, बराबर? बाकी सबके लिए बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, बट हमने बहुत अच्छे से किया है, हमको इतना टफ नहीं लगेगा, बराबर? चलो, तो चालू करने जा रहे हैं स्टेप्स। अभी लिखो हेडिंग, कोई अच्छे से लिखना, जिसके हैंडराइटिंग अच्छे हो वो लिखो। अभी इसको बड़ा कर देता हूँ, वेट। इस पे लिखो स्टेप्स टू सॉल्व द सम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, लॉस ऑफ प्रॉफिट सॉल्व करने के स्टेप्स है, बराबर? ठीक है, तो अच्छे से हम ये स्टेप्स लिखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से लिखेंगे भाई, किसी को भी आई गेस प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सोच समझ कर हम ये स्टेप्स लिखेंगे, बराबर? चलो, तो सबसे पहला स्टेप है, लिखते हैं स्टेप नंबर, मैं हैंड राइटिंग अच्छे निकालने का ट्राई करूंगा। स्टेप नंबर 1 है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इक्वल टू, लिखो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस का मीनिंग पता है ना? अभी कहीं से इंश्योर्ड फिक्स कॉस्ट, अगर ना पता चले तो लिखो अपॉन, लिखो सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स इनटू 100, बराबर? नाउ स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। अभी ये जो स्टेप नंबर 2 है, उसके पीछे एक जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का कंसेप्ट आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ लिखो जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर, ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। या तो एक काम करो ना, स्टेप नंबर 2 है ना, अकेला इतना लिखो
AAT, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, उसका फुल फॉर्म लिखो, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ऐसा लिखो, बराबर। उसका फॉर्मूला लिखो। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का हिंदी में मीनिंग जान लो कि मान लो फायर हुई है 1/10/2019, तो एग्जैक्टली इसके पहले का साल यानी क्या होगा, 1 अक्टूबर 18 से लेके 30 सितंबर 2019, यानी पूरा साल नहीं, जो फाइनेंशियल ईयर ले रहा है वो यहाँ लिखने का सेल्स, वो सेल्स कहाँ लिखने का, यहाँ लिखने का, फाइनेंशियल ईयर का सेल, यानी ये प्रीवियस ईयर का सेल आएगा। बट ये जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का मीनिंग क्या है कि एग्जैक्टली एक दिन पहले का साल, यानी मान लो फायर लगी 1/10/19 को, एग्जैक्टली एक ईयर पहले क्या सिचुएशन थी, 1/10/18 to 30 सितंबर 2019। मान लो फायर लगी है 1 फरवरी 19, तो आप क्या लिखोगे, 1 फरवरी 18 से लेके 31 जनवरी 19, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो आपको क्या लिखना है, स्टेप नंबर 2 इज AAT, और लिखो टर्न ओवर ऑफ इमीडिएटली preceding डेट ऑफ फायर ऑफ होल ईयर, यानी पूरे एग्जैक्टली एग्जांपल लिखो कि मान लो कि डेट ऑफ फायर अगर 1 फरवरी 19 है, then AAT will be how much, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या मिलेगा, 1/2/18 से लेके 31 जनवरी 19 तक का टर्नओवर, बराबर। तो ये यहाँ कुछ आपको फिगर मिलेगी, यानी एग्जैक्टली एक दिन पहले, फिर से बोल रहा हूँ, टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर ऑफ होल ईयर, यानी एग्जैक्टली एक दिन पहले क्या पूरे साल के अंदर मैंने कमाया था उसका जीपी निकालो, प्लस और माइनस ट्रेंड, यानी शायद मेरा ट्रेंड इंक्रीजिंग है कि मेरा सेल्स एवरी ईयर 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, या तो 10% कम हो रहा है, तो इस हिसाब से हम यहाँ प्लस माइनस करेंगे ट्रेंड, बराबर। जैसे लास्ट हमने देखा था उसके अंदर शायद मैंने 20% का इंक्रीज का एग्जांपल दिया था, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बराबर। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ फिगर मिलती है, बराबर, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ फिगर मिलती है, बराबर। उसको अभी यहाँ जीपी लिखी तो मैं अलग नहीं लिख रहा, उसको आप जीपी से मल्टीप्लाई करो। अभी जीपी रेशियो कहाँ से आया, तो सर वो स्टेप नंबर 1 में से हमने निकाला, बराबर। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, देखो अभी फॉर्मूला क्लियर है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ढूंढूंगा जीपी रेशियो, सेकेंड चीज में ढूंढूंगा एग्जैक्टली एक दिन पहले फायर होती तो उस पे जीपी कितना होता पूरे साल का, वो मैंने निकाला और मुझे यहाँ वो फिगर मिल रही है कुछ ना कुछ, बराबर। तो दैट वाज माय जीपी ऑन AAT, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का जीपी, जो मैं डिमांड कर सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी से, बराबर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 तक क्लियर है सब, स्टेप नंबर 2 तक क्लियर है सब, किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस, ऐसे 7 स्टेप है, अभी के स्टेप तो जो कि इजी है, बहुत टफ नहीं है। ओके, आर यू आर गेटिंग, अच्छा, बहुत इजी हो, अभी तो आपको ऐसे देखने में इतना डेंजर है, बाकी कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 3 सिर्फ याद रखोगे, वो सम के टाइम में समझाऊंगा। स्टेप नंबर 3 इज इक्वल टू स्टेप नंबर 2 प्लस ऑन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या है समझाऊंगा जब सम आएगा तब। स्टेप 3 क्यों बनाया उसके पीछे भी एक लॉजिक है। स्टेप 3 इक्वल टू स्टेप 2 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बराबर। ठीक है, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बराबर। स्टेप 3 क्या लिखोगे, स्टेप 2 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टेप 4 आ जाओ, स्टेप नंबर 4
sort of sales, sort of sales, sort of sales, बराबर। ओके, तो sort of sales का फॉर्मूला लिखो, लिखो preceding indemnity turnover, preceding indemnity turnover या GP on sort of selling, GP on sort of preceding indemnity turnover। अभी indemnity का मीनिंग जान लो। indemnity का प्रॉपरली हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे तो indemnity मीन्स असरग्रस्त, यानी पूरे साल में आपको असर नहीं हुई, सिर्फ पर्टिकुलरली कोई क्वार्टर में असर हुई, तो एग्जैक्टली मान लो आपके 3 महीने आपको असर हुई है, मान लो थर्ड क्वार्टर के अंदर, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक असर हुई है ये साल के अंदर, तो एग्जैक्टली वही साल के अंदर, वही क्वार्टर के अंदर क्या सेल्स था वो 3 महीने का, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी टर्नओवर। मान लो तो इंडेमनिटी पीरियड, अगर करंट ईयर का इंडेमनिटी पीरियड मान लो, जस्ट एग्जांपल हो, इंडेमनिटी पीरियड मान लो 1 जुलाई से लेके 30 सब, ये 2 महीना 3 महीना कुछ हो सकता है, 30 सितंबर 19 है, तो प्रीसीडिंग इंडेमनिटी पीरियड क्या हुआ, 1 जुलाई 18 से लेके 30 सितंबर 18, बराबर। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो प्रीसीडिंग इंडेमनिटी टर्नओवर में क्या सेल था वो आपको लिखना है, बराबर। अगेन उसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड लगाना है, या तो इंक्रीज ट्रेंड होगा सेल्स में, यानी लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर जैसे हमारे एग्जांपल पे 50,000 था तो हमने 60,000 करंट ईयर में किया था, तो 20% बढ़ा है, तो यहाँ भी क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ दिया होगा, बढ़ाना है कि कम करने का, बराबर। और एक चीज और बता दूं, ये जो चीज है इंक्रीज डिक्रीज ट्रेंड, वो वही वाला ट्रेंड का परसेंटेज कौन सा लेने का जो स्टेप नंबर 2 में आपको दिया है ना, वो ही लेने का, ये दोनों सेम होगा, परसेंटेज ये दोनों सेम, वो सब में ज्यादा पता चलेगा। सॉर्ट ऑफ सेल इक्वल टू प्रीसीडिंग इंडेमनिटी टर्नओवर और प्लस इंक्रीज और डिक्रीज ट्रेंड करने का, अगर माइनस ट्रेंड लॉस में जा रहा है तो माइनस करने का, बराबर। और उसके बाद आपको कोई फिगर मिली, बराबर, उसके बाद आपको फिगर मिली, मान लो ये रही आपकी फिगर, उसमें से जैसे बोला कि हम एक्चुअल सेल्स ये पीरियड के अंदर हमने किया है उसकी डिमांड नहीं करेंगे, तो एक्चुअल सेल्स करंट ईयर का, जो करंट पीरियड का इंडेमनिटी पीरियड का लेस करो, जो सेल्स बचे उस पे क्या लगाओ, जीपी लगाओ। जीपी रेशियो कौन सा, स्टेप नंबर 1, यहाँ क्या आएगा, जीपी रेशियो से लगाओ, और ये चीज की आप इंश्योरेंस कंपनी से डिमांड करोगे, बराबर। तो मुझे इतना पैसा दो, फिर से बता रहा हूँ, एग्जैक्टली यही क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर क्या सिचुएशन थी वो लिखो, उसमें जो ट्रेंड है उसको ऐड करो, या लेस हो रहा है तो लेस करो, और उसमें से करंट क्वार्टर के अंदर में जो सेल कर पाया उसको लेस करो और उसको जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करो। इसका लॉजिक मैंने अभी समझाया था कि क्यों लेस करते हैं और क्या करते हैं, ये सब कुछ मैंने समझाया था। डन है? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। डन है? किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क करो। डन है कार्तिक भाई? डन बाकी सबको? यस। मितांशु? यस। सिमरन? यस। शुभम, ध्वनि, धर्म, हिमा, सबको पता चल रहा है भाई, सबका विकास हो रहा है? यस। ओके, तो स्टेप नंबर 4 तक डन, बराबर। अभी आता है स्टेप नंबर 5 पे। अभी तो बहुत इजी है भाई। स्टेप नंबर 5 का हेडिंग लगाओ, कोई अच्छे से लिखना प्लीज। स्टेप नंबर 5 है एडिशनल एक्सपेंस, यानी वो बताए ना 100 रुपए का खर्चा किया वो भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी, तो उसमें कंडीशन थी पता है ना कि मेरे को जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, तो हम कंडीशन याद ना रखनी पड़े तो क्या लिखोगे, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, जो हमारे एग्जाम्पल में मैंने 250 से समझाया, और
बी पॉइंट लिखो, जीपी ऑन एडिशनल सेल, यानी ये जो सेल कर पाए, एक्चुअल सेल कर पाए, बराबर, उसका जीपी निकालो। ये दोनों में से विच एवर इज लेस, जो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में ये होगा, बट शायद एक और पॉइंट आ सकता है। और जो सी पॉइंट है वो सम के टाइम में समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिख लो, सी पॉइंट लिख लो। स्टेप नंबर 5A, यानी ये 5 का ए यानी एक्चुअल एक्सपेंस, इनटू स्टेप नंबर 2 अपॉन स्टेप नंबर 3। ये स्पेसिफिकली लिख दो, ये समझाऊंगा। ये तीनों में से विच एवर इज लोअर वो मैं सिलेक्ट करूंगा। यानी इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या लिखा है, स्टेप नंबर 5A इंटू स्टेप 2 अपॉन स्टेप 3। इसका लॉजिक मैं सम के अंदर समझाऊंगा, चिंता मत करो। मैंने खाली एक ही लॉजिक बाकी रखा है, बाकी सारे के सारे लॉजिक मैंने समझा है। और चिंता मत करो, ये स्टेप में आपको इतना टफ लग रहा है, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग एक सम करूंगा तो आपको लगेगा सर 10-10 मिनट के सम है, इतनी मजा आएगी आपको, बराबर। सो डोंट वरी, आपको ये स्टेप सिर्फ देखने में डेंजर लग रहा है, बाकी बहुत ईजी है, बराबर। तो इसमें से भी जो विच एवर इज लो होगा, जिसकी मैं डिमांड करूंगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ के भाई ये भी मुझे दो और वो भी मुझे दो, बराबर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 की मैं डिमांड करूंगा, तो इसके लिए मैं स्टेप नंबर 6 बनाऊंगा। स्टेप नंबर 6 इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम, बट डायरेक्टली क्लेम तो हमको मिलेगा नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 6 इक्वल टू स्टेप नंबर 4 प्लस 5, बस ऐसा लिख दो, स्टेप नंबर 4 प्लस स्टेप नंबर 5 माइनस सेविंग्स डन। वो सेविंग्स डन क्या है वो सब में मैं समझाऊंगा कि कई चीजें हमारी सेव हो जाएगी ये काम नहीं करने की वजह से, तो उसकी उसकी हम डिमांड नहीं कर सकते। माइनस सेविंग्स डन ऐसा लिखो, बराबर, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 प्लस स्टेप नंबर 5 माइनस सेविंग्स डन। स्टेप नंबर 7 इक्वल टू जो आपका फेवरेट है, स्टेप नंबर 6, यानी ये आप जो डिमांड करने वाले हो उसकी क्लेम रखोगे, अपॉन क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 जीपी ऑन एएटी इनटू पॉलिसी अमाउंट, बराबर। तो स्टेप नंबर 7 का नाम क्या है, क्लेम। आप क्लेम कितना रखोगे, तो भाई मुझे स्टेप नंबर 4 यानी मुझे चाहिए लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस मुझे एडिशनल एक्सपेंस चाहिए, डिवाइड बाय स्टेप नंबर 2 जितना मैं मेरी पॉलिसी कितने की थी, तो वो कुछ अलग अमाउंट है जो क्वेश्चन में दिया होगा, बट मैं एलिजिबल कितना हूँ स्टेप नंबर 2 पे मैक्सिमम उतनी अमाउंट तक एलिजिबल हो। इसको आप जैसे मैंने याद रखने को बोला था, छोटी अमाउंट डिवाइड बाय बड़ी अमाउंट, ये यहीं पे भी सेट हो जाएगा, बराबर, वो भी आपको पता चल जाए। तो ये 7 स्टेप करोगे तो दुनिया का कोई भी लॉस ऑफ प्रॉफिट का आपका आंसर आ जाएगा, बराबर।